सभी लोग अपनी कॉपी पे सबसे पहले मैप बनाएंगे और मैप बनाने के बाद कुछ समय प्रवचन सुनेंगे और उस प्रवचन से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर फोकस करेंगे। ठीक है। हमारा आज का इतिहास का पहला टॉपिक हड़प्पा सभ्यता। हमारे सिलेबस में हड़प्पा सभ्यता से बहुत प्रश्न बनते हैं और लगातार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं और हमसे वो सारे प्रश्न बन जाएं, ये हमको इतना पढ़ लेना है। हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या परीक्षा में पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता से जो परीक्षा में पूछा जाएगा उन सब को हमें अच्छे से तैयार कैसे करना है, इन्हीं सब बातों पे आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता की अगर अपन बात करें तो हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पहली प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। न सिर्फ ये सभ्यता भारत की ही सबसे पहली प्राचीनतम सभ्यता है, बल्कि विश्व की तमाम जो प्राचीनतम सभ्यताएं, जैसे मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता है ना, ये जो सभ्यताएं हैं इन सभ्यताओं के समकालीन ये सभ्यता है। तो वो ये बताती है कि इस धरती पे जब मानव का प्रादुर्भाव हुआ होगा, जब भौगोलिक स्थिति में मानव का जो जीवन यापन था, जो मानव बर्बरता से सभ्यता की ओर चल रहा था, तो हमारा ऐसा प्रमाण मिलता है इतिहास में कि सबसे पहले सभ्यता के रूप में मानव ने जीवन जीना भारत में ही शुरू किया। इसके और भी समकालीन प्रमाण हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ सभ्यताओं के भी प्रमाण मिले हैं, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यताएं वगैरह वगैरह। ठीक। अब ये सभ्यता कितनी पुरानी है, इस सभ्यता की क्या विशेषताएं हैं, इस सभ्यता में हमें कितना कुछ पढ़ना है, जैसा कि हमारे सिलेबस में भी लिखा हुआ है, वो भी यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में हमें उसका परिचय जानना है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता की पहले की पृष्ठभूमि जानो, और हड़प्पा सभ्यता के पहले की पृष्ठभूमि ताम्र पाषाण काल है, और ये ताम्र पाषाण काल एक पाषाण काल का हिस्सा है जो अपन कल समझे थे। यानी कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अच्छे से पढ़ने के लिए, व्यवस्थित पढ़ने के लिए, क्रमबद्ध रूप से पढ़ने के लिए तीन बड़े स्तर पे, तीन बड़े कालखंडों में, भागों में बांटा है। पहला है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि ऐतिहासिक काल का एक ऐसा भाग जिसके अंतर्गत हम पाषाण से निर्मित चीजों का अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर विकसित हुई संस्कृति, समाज आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक। इस समय मानव खाना बदोश हुआ करता था। खाना बदोश समझते हैं? खाना बदोश यानी कि खाने की तलाश में दर दर भटकना। ठीक। आजकल आदमी किसी दूसरे के पीछे भटक रहा है। किसके पीछे भटक रहा है आदमी? इट्स डिपेंड ऑन आदमी की इंटरेस्ट। आदमी के इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा ना आदमी किसके पीछे भाग रहा है। वो डिपेंड करेगा आदमी के आगे कौन भाग रहा है जिसके पीछे आदमी भाग रहा है। ठीक। लेकिन पहले आदमी केवल एक चीज के पीछे भागता था, वो था रोटी। कपड़े की भी इतनी चिंता नहीं थी। रोटी, भोजन, केवल भोजन, खाना बदोश जिंदगी। परिवार के नाम पे एक ही माता पिता से उत्पन्न जो संतान होते थे वो साथ में रहते थे, दूसरे नहीं रहते थे। धीरे 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 समाज में संस्कृति पनपने लगी, सभ्यता का विकास होने लगा। मानव ने खाना बदोश जीवन को त्याग कर एक दिन खेती करना चालू कर दी, है ना। खेती जब चालू करी मानव ने, तब मानव के जीवन में स्थायित्व आ गया, ठहराव आ गया। जो खाना बदोश था, दर दर भटकने वाली स्थिति खत्म हो गई। क्योंकि एक आदमी अगर खेती करेगा, मान के चलो ये उसका खेत है, रहेगा कहाँ? यहाँ रहेगा। 25,000 किलोमीटर दूर यहाँ रहेगा? नहीं रहेगा ना, वहीं आसपास रहेगा ना। और कब तक रहेगा? जब तक वो खेती रहेगी। तो प्रारंभिक समय में जो खेती होती थी वो झूम खेती होती थी, झूम झूम के खेती करता था। झूम खेती यानी कि स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि यानी कि उस समय कृषि की आधुनिक तकनीक नहीं थी। ठीक। वर्षों रे मेगा वर्ष गए तो फसल उग गई, फसल काट ली,
फसल के रूप में मुख्य रूप से जौ और मोटे अनाज आदि उत्पादित होते थे। धीरे धीरे क्या है कि जब फसल कट जाती, अब ये छोड़ के स्थान आगे चले जाते थे। अभी भी व्यक्ति के जीवन में, मानव के जीवन में पूर्णतः स्थायित्व नहीं आया है, स्थायित्व तो जरूर आ गया है। हाँ ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि इनको बीज कहां से मिला, है ना? क्योंकि अपन बाय डिफॉल्ट साइंस भी पढ़ाते हैं, ठीक है? तो अपने को ये पता है कि जो वनस्पति जगत है, पादप जगत है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक ऐसे पौधे जिनमें पुष्प होते हैं, एक ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं होते। जिनमें नहीं होते उनको क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत रखा जाता है, हिंदी में अपुष्पीय कहते हैं। और जिनमें फूल होते हैं वो पुष्पीय पादप हैं। जिनके अंदर पुष्प होता है तो मतलब बीज भी होगा, बीज होगा तो फल भी होगा। तो ये फसल पहले से ही, इसमें अलग से कोई उत्पत्ति नहीं हुई है। उन्हीं फसल से प्राप्त बीजों को व्यवस्थित रूप से खेती के रूप में प्रारंभ किया, है ना? तो जब खेती के रूप में प्रारंभ हुआ तो धीरे धीरे झूम खेती से वो क्या है, खेती की तकनीकों का विकास हुआ। ये पाषाण काल के मध्य पाषाण काल का हिस्सा थी। इसके पहले जो था वो पूरा पाषाण काल था, जिसमें मानव प्योर खानाबदोश था। केवल शिकार करना और आत्म सुरक्षा, केवल दो ही उसके उद्देश्य थे, ठीक है? फिर मध्य पाषाण काल के आगे चल गई, या मध्य पाषाण काल के समकालीन समय में एक दिन उसने आग की भी खोज कर ली। वो हमने बचपन में कहानी सुनी हुई है कि एक दिन जंगल में आग लगी, उसके मांस से हाथ छूट गया, मांस हाथ से छूट के वहीं गिर गया और वो अपनी जान बचा के भागा। फिर एक दिन उसको याद आया, अरे यार मेरा तो मांस का टुकड़ा वहां गिर गया था, चलो लेके आते। तो भुजा उसका मांस था, उसने जड़ा के एकदम फिर खाया और उसको लगा एकदम रोस्टेड बढ़िया चिकन की ये तो और बेहतरीन है। तो अब वो भूज के खाने लग गया। धीरे धीरे उसने चिंगारी उत्पन्न करी और वो अब उससे बायोलॉजिकली क्या होने लगा, उसके शरीर में जो ऊर्जा है वो बचने लगी। बायोलॉजिकली मानव के विकास क्रम में, जैविक जो विकास क्रम था उसमें शरीर के अंदर ऊर्जा संचित होने लगी, क्योंकि कच्चे मांस को चबाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, जबकि पके हुए मांस को चबाने में कम एनर्जी लगती है। तो एनर्जी बचने लगी और उसके मस्तिष्क में स्टोर होने लगी, मस्तिष्क का विकास होने लगा, धीरे धीरे मानव का विकास होने लगा। मानव जो नव पाषाण काल है तब तक आते आते आज की स्थिति में होमो सेपियंस के रूप में विकसित हो गया। नव पाषाण काल के अंतर्गत मानव ने ये तो जो था वो मध्य पाषाण काल में ही खेती का विकास कर लिया था। नव पाषाण काल के अंत तक आते आते मानव ने तांबे का भी विकास किया। तांबा जो था वो उसकी खोज कर ली। तांबे के आधार पर मानव ने फिर आधुनिक हथियार बनाए, कुल्हाड़ी बनाई, हल बनाया और तमाम चीजें बनाई जिससे खेती करना आसान। क्योंकि मानव की आवश्यकता अभी क्या है, जीवन में स्थायित्व लाना। तो स्थायित्व किससे आएगी, खेती से आएगी। तो खेती के उपकरण, डेली यूज के बर्तन आदि, इन उपकरणों का निर्माण होने लगा। इसी ताम्र पाषाण की पृष्ठभूमि पर विकसित हुई जो सभ्यता है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, कहां पर, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत, मुख्य रूप से मैप के माध्यम से समझना कि ये जो सभ्यता है, ये भारत की जो सभ्यता है मुख्य रूप से यहां पर, ये भारत का पश्चिम उत्तर क्षेत्र है। भारत के ये पश्चिम उत्तर क्षेत्र में पश्चिम उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर विकसित विश्व की पहली सभ्यता और विश्व की पहली नगरीय सभ्यता, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता। तो ये है हड़प्पा सभ्यता का परिचय और ये है हड़प्पा सभ्यता का लगभग क्षेत्र। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, पश्चिम और उत्तर क्षेत्र के अंदर विकसित ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि, यानी कि इस समय इस क्षेत्र में ताम्र पाषाण जो सभ्यता थी उसका विकास हो चुका था।
अब ताम्रपाषाण सभ्यता की क्या विशेषता है? ताम्रपाषाण सभ्यता की विशेषता, चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए हम उस पर कम बात करेंगे। ताम्रपाषाण सभ्यता की विशेषता नंबर 1, तांबे का यूज होता था, इसलिए इसको ताम्रपाषाणिक सभ्यता कहा। और सभी हथियार, सभी घरेलू उपकरण तांबे से बनते थे। दूसरा, इस सभ्यता में लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, किसी भी प्रकार के लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं। ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि पर जो सभ्यता है उसके बहुत सारे प्रमाण हमको कहां पे देखने को मिलते हैं? हमको यहाँ पे भारत में जो है मध्य प्रदेश, कायथा, उज्जैन आदि क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एरण सागर आसपास यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, बनास जो संस्कृति है, आहार बनास संस्कृति जो है राजस्थान में यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इस पाषाण कालीन सभ्यता के यहाँ पे प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। इसी पृष्ठभूमि पर इस क्षेत्र में जो विकसित हुई जो सभ्यता है इस संपूर्ण क्षेत्र में, वो थी आपकी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बेसिक सबको पता होता है कि भैया सन 1921 में इसकी खुदाई होना स्टार्ट हुई। खुदाई एक्सीडेंटल थी, क्योंकि वहां पे क्या है, हड़प्पा वाले क्षेत्र में, ये यहाँ पे पाकिस्तान का हड़प्पा क्षेत्र है, यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। रेलवे लाइन बिछाई जाने के कारण खुदाई कार्य चल रहा था। खुदाई होने के साथ साथ क्या है कि अलग अलग विचित्र आकृति की अलग अलग संरचना वाली ईंटें यहाँ पे मिलना चालू हुई। तो लोगों ने कहा यार ईंटें यहाँ पे मिल रही हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इन ईंटों की कार्बन डेटिंग की गई, पता चला ये ईंटें आज से हजारों साल पुरानी हैं। फिर कार्बन डेटिंग के बाद पता चला इसका समय, कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसका जो समय है वो कार्बन डेटिंग यानी कि C14 के अनुसार अपन देखेंगे तो हमें मिलता है 2350 से 1750 BC। मोटे मोटे तौर पर ज्यादातर किताबों में 2500 से 1500 BC तक का समय हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया जाता है। तो आज से 2500 BC का मतलब 2000 में अभी अपन जी रहे हैं। 2000 ये और 2000 के पीछे 2500 और, यानी कि हमारी जो सभ्यता है वो अमूमन देखा जाए ये हड़प्पा सभ्यता आज से, कब से? आज से लगभग 4500 वर्ष पुरानी है। कितनी है? आएगा ना, कांस्य युग भी आएगा। हाँ, तो ये ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर विकसित हुई भारत की नहीं बल्कि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता है। ये उस पृष्ठभूमि पर विकसित हुई। तो जब हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जीवन यापन चालू किया तो उनका जीवन यापन नगरीय सभ्यता के रूप में सामने आता है। जब ये नगरीय सभ्यता के रूप में सामने आए तो इन्होंने रसायन के क्षेत्र में, रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में और भी नित नए आविष्कार किए, खोजें करी। तांबे की खोज ऑलरेडी पहले हो चुकी थी, हड़प्पा सभ्यता के पहले तांबे की खोज हो चुकी थी, तभी उस ताम्र पाषाणी पृष्ठभूमि पर इसका विकास हुआ। इन्होंने हड़प्पा वासियों ने तांबे के साथ एक और खोज कर ली। तांबा पहले से पता था इनको, इन्होंने टिन की भी खोज कर ली और तांबे और टिन को मिला के इन्होंने एक नई मिश्र धातु बनाई जिसका नाम था कांसा। और इस कांसे का इस सभ्यता में सबसे ज्यादा यूज होने के कारण इस सभ्यता का दूसरा नाम रखा गया कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये सभ्यता का दूसरा नाम पड़ गया, क्योंकि इस क्षेत्र में जो अपन ने ये नीला नीला बनाया है ना, इसके अंदर जो क्षेत्र, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है। इस पूरे हड़प्पा सभ्यता के अंदर जिस धातु का, मिश्र धातु का यूज हो रहा है वो मुख्य रूप से कांसा है। कांसा उपयोग में लाया जा रहा है किसमें? वही हथियारों में, वही कृषि के औजारों में, वही बर्तन में, सारी चीजों में कांसे की मूर्तियां मिल रही हैं, कांसे के बर्तन मिल रहे हैं, कांसे के और भी पात्र मिल रहे हैं, कांसे 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 सब जगह कांसा। ठीक, इसी कारण इतिहासकारों ने इसको एक कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में देखा। इस युग में कांसे का विकास होता है। ठीक, अगर हम सभ्यताओं का आधार धातु मान लें, सभ्यता के विकास का आधार यदि धातु मान लें तो हमारे देश में
धातु के आधार पर जो सभ्यता विकसित हुई है, तो सबसे पहले जो विकसित हुई है वो तांबे के आधार पर, ताम्र पाषाण। ठीक, तांबे के आधार पर सभ्यता विकसित हुई है ना। फिर उसके बाद कांसे के आधार पर कांस्य युगीन, और कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा। कांस्य युगीन सभ्यता ना, कांसे के आधार पर सभ्यता का विकास हो रहा है। फिर इसके बाद खोज हुई लोहा की, लोह युगीन सभ्यता। लोह युगीन सभ्यता उत्तर वैदिक काल में, और इसके बाद की जो सभ्यता है वो लोह युगीन सभ्यता है। ऋग्वैदिक काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी। ठीक, तो भारतीय इतिहास के कालखंड को अगर सभ्यताओं के अंतर्गत हम धातु के आधार पर देखें तो सबसे पहले विकसित हुई सभ्यता जो थी वो ताम्रपाषाण काल थी। ताम्रपाषाणी जो सभ्यता थी जिसके प्रमाण मुख्य रूप से हमें नवपाषाण में देखने को मिले। नवपाषाण की अंतर्गत तांबे के साक्ष्य मिले। नवपाषाण काल के बाद हड़प्पा में हमें कांसे के साक्ष्य मिले। फिर लोह युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हमें उत्तर वैदिक काल में। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की प्राचीन सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए, तो भारत की प्राचीन सभ्यताओं में कांस्य युगीन सभ्यता, वैदिक सभ्यता और ऋग्वैदिक, वैदिक में ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, इन तीनों का हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं, तो इसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना है। आप करना चाहो तो लिख सकते हो, बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे लिखने से कोई अच्छा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ज्यादा अपने को बनना भी नहीं हीरो। ठीक, तो हम यहाँ पे एक आधार बना सकते हैं इन तीनों सभ्यताओं का, धातु। तो लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कांसे का उपयोग होता था। ऋग्वैदिक सभ्यता में मुख्य रूप से उपयोग में लाई जाने वाली धातु का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में चूंकि लोहे की खोज हो चुकी थी, अतरंजी खेड़ा जगह है वहां से, तो उसके बाद विकसित सभ्यता लोह युगीन सभ्यता के नाम से जानी गई। और लोह युगीन सभ्यता के विकास के बाद कृषि के क्षेत्र में क्या आई? क्रांति। क्योंकि लोहे की खोज के बाद कृषि के क्षेत्र में क्या आएगी? क्रांति आएगी भैया। क्रांति क्यों आएगी? क्योंकि अब जो हथियार बनेंगे वो लोहे के बनेंगे, मजबूत बनेंगे। अब हथियारों में तलवार भी बनेगी। क्यों बनेगी तलवार? क्योंकि अभी ऋग्वैदिक काल में जब अपन पढ़ेंगे तो अपने पता चलेगा कि गाय के लिए युद्ध हो जाया करते थे। गाय एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से एक पशु थी, उसके लिए युद्ध हो जाया करते थे। और युद्ध में मुख्य रूप से जो हथियार होता था वो होती थी तलवार, भाला। और इन सब का निर्माण किससे हो रहा है? लोहे से। हालांकि अपना ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है अपना हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता है। इस हड़प्पा सभ्यता का समय, सर्वमान्य जो समय है वो कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 से 1750 बीसी इसका समय है। इस दौरान लगभग 500 वर्षों तक भारत के इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो सभ्यता रही वो हड़प्पा सभ्यता थी, जिसके प्रमाण 1921 में खुदाई के दौरान मिले। ऐसा नहीं है कि 1921 में ये सभ्यता बनी होगी। सभ्यता हजारों साल, लगभग आज की स्थिति में देखें 4500 वर्ष पुरानी है, लेकिन सन 1921 में इसकी व्यवस्थित खुदाई हुई। और 1921 में खुदाई के बाद धीरे धीरे कई नगर सामने आने लगे। वो भी आएंगे अपन, है ना। जेएल मार्शल है, उसके नेतृत्व में दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और मजूमदार, ऐसे तमाम लोग थे जो खुदाई कर रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे खुदाई के दौरान धीरे धीरे मिले। खुदाई के दौरान जब हमें ये नगर मिले तो मुख्य रूप से 3 बड़े जो देश हैं आसपास के, उन 3 देशों से हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान नगर मिले। ठीक, सबसे पहला जो नगर मिला पाकिस्तान के अंतर्गत मिला, है ना। और जो नगर मिला वो हड़प्पा था। कौन सा था? इसीलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। इस हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले खोजा गया नगर
हड़प्पा। तो इसके कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए। विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता, नंबर 2 रसायन क्षेत्र में इन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन किया, तांबे के साथ टिन का मिश्रण करके कांसे का निर्माण किया, तो कांस्य युगीन सभ्यता। तीसरा, चूंकि सबसे पहले खोजा गया नगर हड़प्पा था, तो हड़प्पा सभ्यता। फिर उसके बाद देखा जाए कि यहाँ पे जो मुख्य रूप से नदी हुआ करती थी, नगरीय सभ्यता थी, और ये सभ्यता नदियों के किनारे बसी हुई थी। ठीक, तो यहां से कुछ नदियां निकल रही हैं। ठीक है, ये जो नदियां हैं, पंजाब की नदियां जितनी भी हैं, ये सारी जो नदियां हैं, इनमें से सबसे ज्यादा जो नगर थे वो इस सिंध नदी के किनारे बसे हुए थे। सिंध नदी या सिंधु नदी, इस सिंध नदी के किनारे सबसे बसे होने के कारण इस सभ्यता का एक नाम और पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इस सभ्यता के अधिकांश नगर सिंधु नदी घाटी के आसपास स्थित थे। सिंधु घाटी नदी के आसपास स्थित होने के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखा। हड़प्पा के सबसे पहले उत्खनन होने के पश्चात इसको हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम रखा। कांसे का युग होने के कारण ब्रोंज कांसा युगीन ब्रोंज युगीन सभ्यता नाम दिया गया। सबसे पहली विश्व की नगरीय सभ्यता थी, तो इसलिए हमने इसको नगरीय सभ्यता, यानी कि इसके 4 नाम हो गए। कौन कौन से 4 नाम हैं? और एक बची हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता। और हर एक नाम के पीछे कारण है, कारण समझ में आता है क्यों पड़ी। ठीक, अब ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का विस्तार यहाँ से यहाँ तक है। तो परीक्षा में ये पूछा जाता है इसका भौगोलिक विस्तार। ठीक, तो हमें यहाँ पे कुछ चीजें जो समझनी है, एक एक करके उसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या क्या पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता का जो अभी हम पढ़ रहे थे वो हड़प्पा सभ्यता का परिचय था। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे या 2 नंबर में प्रश्न लिखने को आए हड़प्पा सभ्यता, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? उसका परिचय। क्या है ये हड़प्पा सभ्यता? विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता। एक ही बात लिखेंगे, ये बात याद नहीं रहेगी तो ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर विकसित भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता। कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं। ये आपका प्लस रहता है ना। और ये जो एरो है ये कौन सा है? नॉर्थ, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट ना। तो नॉर्थ वेस्ट बोलो, उत्तर पश्चिम बोला या पश्चिम उत्तर बोला, पश्चिम उत्तर वाला क्षेत्र, दोनों में से कुछ भी बोलो। किताबों में ज्यादातर पश्चिम उत्तर लिखा रहता है, इसलिए वही अपने को ज्यादातर याद रहता है। तो हमें इसका परिचय समझ में आया। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर विकसित भारत की पहली वैश्विक नगरीय सभ्यता। 3 चीजों के आधार पर इसका परिचय अपने को देना है। ठीक, उसका मतलब ये है कि जो अपन पाषाण काल पढ़ रहे थे, पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, जब मानव खाना बदोश रहता था, जंगल में निवास करता था और अपने जीवन यापन के लिए कंदमूल फल और शिकार पर आश्रित रहता था। कंदमूल फल यानी कि जंगल में प्राप्त होने वाले फल, उन पर अपना जीवन यापन करता था। धीरे धीरे इस पाषाण काल के अंतर्गत मानव ने अपनी संस्कृति सभ्यता का विकास करना शुरू किया। तो सबसे पहले उसने आग का आविष्कार किया, फिर खेती करना चालू किया, फिर जीवन में स्थायित्व आया, एक स्थान पर रहने लगा, परिवार का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ, कॉलोनी बनाकर रहने लगा। फिर धीरे धीरे इसी पृष्ठभूमि पर तांबे की खोज हो गई। और ये तांबे की खोज हुई तो भारत में पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी कि पाषाण काल का जो अंतिम समय चल रहा था तब तांबे की खोज हुई थी, इसीलिए उस पूरी संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा।
उस ताम्र पाषाणिक संस्कृति की ही पृष्ठभूमि पर विकसित हुई सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, इसलिए इसको कहते हैं ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर इसका विकास हुआ। और इसका जब विकास हुआ तब सीधे सीधे हमने यहाँ पे नगर देखे, गांव नहीं देखे, इसलिए ये नगरीय सभ्यता है। और विशाल नगर थे, पक्की ईंटों के बने हुए थे, बड़े बड़े महल, 2 मंजिल 3 मंजिल घर भी देखे हैं, घरों के अंदर कुएं की खुदाई भी देखी है, समकोण पर नदियों को मुख्य नालियां जो हैं, सड़कें जो है वो समकोण पर काटती हुई देखी हैं, सड़क के किनारे बढ़िया व्यवस्थित नाले बने हुए हैं, यानी कि जल निकासी की व्यवस्था, जो एक भारत सरकार प्लान कर रही है स्मार्ट सिटी, उस स्मार्ट सिटी के एडवांस लक्षण हमने हड़प्पा सभ्यता में आज देखे हैं। मतलब उस समय जो प्रधानमंत्री रहा होगा उसने स्मार्ट सिटी बना दी थी। स्मार्ट सिटी क्या, वो पूरा का पूरा सभ्यता, सिविलाइजेशन स्मार्ट था, है ना, तो वो वाली बात थी, इसलिए है ना। लेकिन वो हम पढ़ नहीं पाए हैं। इस सभ्यता के दौरान लिखे गए प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं, लिपि हमें प्राप्त हुई है, लेकिन इसके दौरान प्राप्त हुई लिपि को पढ़ने में अभी किसी ने सफलता प्राप्त नहीं की है। ठीक, तो इसलिए उसके द्वारा लिखे गए प्रमाणों की सार्थक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती। जो भी व्याख्या की जा रही वो अनुमानतः की जा रही है ना, जो कि हमारे सिलेबस में पूछी जाती है। इसका सामाजिक, इसका राजनीतिक, इसका आर्थिक और सांस्कृतिक, मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में ये चीज पूछी जाएंगी, क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा ही है हमें हड़प्पा सभ्यता से लेके 10वीं शताब्दी तक, फिर उसके बाद लिखा है 11वीं शताब्दी से लेके आजादी तक, हमें हर एक स्तर पे क्या याद करना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर हमें इन सभी कालखंडों का विश्लेषण करके अध्ययन करना है। ठीक, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के संबंध में उसका भौगोलिक विस्तार भी पूछता है कि भैया कहां से कहां तक विस्तृत था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं भी पूछता है और विशेषताएं आपको याद हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हाँ, अब ऐसे ज्यादा जुगाड़ नहीं चलेगी, है ना, कि पता चले कि उपनाम के आधार पर तुमने 4 विशेषताएं लिख दी। नंबर नेक्स्ट आपको पता है वो बताओ। मातृसत्तात्मक समाज, यहां से जोड़ो, क्योंकि नगरीय सभ्यता है तो व्यापार प्रधान होगा, कृषि के आधार पर नगरीय सभ्यता का विकास संभव नहीं हो पाता। सुशासन, ठीक है। महिलाओं की स्थिति कैसी होगी, जल निकास, नगर नियोजन है ना, नगर नियोजन व्यवस्था यानी कि जल निकासी की उत्तम व्यवस्था। जो नगर हैं वो 2-2 भागों में विभाजित हैं, कुछ एक 3 में भी हैं, जैसे धौलावीरा, ये उसकी विशेषताएं हैं, है ना। तो हमें विशेषताएं भी पढ़नी है। खोजे गए प्रमुख स्थल, जो कि सीधा सीधा आपके या तो 2 मार्कर में पूछे जाएंगे मेंस में, या प्री में पूछा जाएगा पूरा का पूरा फैक्ट। तो बताइए कि भारत में हड़प्पा कालीन पत्तन नगर कौन सा है। अब ये पत्तन नगर 2008 में पूछा है, लोथल पत्तन नगर, यानी कि पोर्ट सिटी ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ ये हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता का पोर्ट सिटी यानी कि बंदरगाह। सीधा सीधा हम बंदरगाह याद कर लेते हैं, उसका शुद्ध हिंदी में पत्तन होता है, वो नहीं याद कर पाते, और पत्तन पूछ लेता है तो अपनी पत्थर फैल जाती है, गड़बड़ हो जाती है। ठीक, तो पोर्ट सिटी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इज लोथल। लोथल से हमें बड़े बड़े नाव जहाज निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नाव के निर्माण की कला को भी जानते थे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था, फारस की मुद्रा मिली है ना। तो उस प्रकार से हमें इसका परिचय, इसका भौगोलिक विस्तार, इसकी विशेषताएं, इसके अंतर्गत खोजे गए प्रमुख स्थल, ठीक, इसकी नगर व्यवस्था, जो कि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के कालखंड का विवरण करते हुए हड़प्पा सभ्यता के बारे में संक्षिप्त में निबंध लिखिए। तो निबंध लिखते समय हमें इन सब बातों पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करनी है। ठीक, फिर हड़प्पा सभ्यता एक दिन खत्म हो गई, आज ही के दिन शुरू हुई, आज ही के दिन खत्म हो गई। हड़प्पा सभ्यता के
पतन के कारण तो भैया अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता कैसे खत्म हो गई? बाढ़ आई, सब बह गए। बोले कैसे बह गए? बता देते हो कैसे बह गए। कि ये हड़प्पा सभ्यता है तुम्हारी, टेढ़ा मेढ़ा टाइप का अपना देश, ठीक। हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे लगभग इस क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में नदियां भी हैं। इन नदियों के किनारे ही क्या है आपकी वो, ठीक है। अब मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया है। क्या मानव ने इस समय पानी की मोटर बना ली थी? नहीं बनाई थी। जब पानी की मोटर नहीं बनाई है तो खेत में पानी देने के लिए क्या बनाएगा? नहर बनाएगा। कितनी लंबी नहर बनाएगा? पास में बनाएगा ना, नदी के पास में तो बनाएगा कि पता चले 25 किलोमीटर दूर खेत है उसका, पास में ही होगा ना। चल ठीक है, पास में ही खेत है, पास में ही नहर है, और घर कहाँ होगा? ये एक नदी है। इस प्रवाह क्षेत्र में नदी पानी बह रहा है। नदी जब उफान पे आएगी तो नदी का कितना एरिया बढ़ जाएगा? शाहरुख खान जैसा फैल जाएगा ना। तो उसी फैलाव यानी कि कैचमेंट एरिया आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। इसी कैचमेंट एरिया के अंदर यहाँ पे एक का खेत था, एक का यहाँ पे घर था, और ये सब कॉलोनी में यहाँ रह रहे थे, नगर बसा हुआ था, सब बह गए। दूसरी साइड की मैंने बनाए नहीं है, वो भी बह जाएंगे, ठीक है। फिर मोहनजोदारो मूवी देखी होगी। उस मोहनजोदारो मूवी में इतना कचरा किया एंड में, कितना कचरा किया कि वो भी मतलब बह नहीं पा रहा था। मतलब ये बाढ़ आई, बाढ़ में ऋतिक रोशन ने बहुत सारे लोगों को बचा लिया। बचाने के बाद वो चलते गए कोसों दूर चलते गए और उन्होंने एक नदी देखी, गंगा, और उसी गंगा के किनारे वो बस गए और नया सिविलाइजेशन चालू हो गया जिसका नाम है ऋग्वैदिक। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको रसगुल्ले पसंद है कि रबड़ी? दोनों मत बोलना। क्या आप खिलाओ तो दोनों, मैं खिलाऊं तो दोनों में से एक भी नहीं। बताओ दोनों में से क्या पसंद है? रसगुल्ले पसंद है। अब इस लड़की को रसगुल्ले पसंद है। ये हड़प्पा सभ्यता से एक ऋग्वैदिक सभ्यता में पहुंच गई, तो क्या ये रसगुल्ले बनाना भूल जाएगी? तो फिर वो नगरीय सभ्यता गांव की सभ्यता में कैसे परिवर्तित हुई? उनको नगर बनाना आता है ना, समकोण पर नदियां काटना आता है ना, जल निकासी व्यवस्था आती है ना, महल बनाने आते हैं ना, पक्की ईंटों से बनाने आते हैं ना। तो फिर ऐसी स्थिति में हड़प्पा सभ्यता के बाद आने वाली ऋग्वैदिक सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता कैसे? सर, उस बाढ़ में मजदूर बन गए होंगे। मतलब ये कहना चाह रही है कि मुझे रसगुल्ला पसंद है, बनाने नहीं आते। बनाने वाला मर जाएगा तो जीवन में रसगुल्ले की फोटो देख के काम चलाएंगे। सभ्यता के लोगों को अपनी जानकारी तो होगी ना, घर बनाने की, सब बनाने की। ऐसा तो है नहीं कि मजदूर भाड़े पे आते होंगे, उनको सब पता होगा ना, पहले सब खुद ही करते होंगे, है? तो कम से कम वहां पे जो प्राप्त प्रमाण है उसका कुछ तो सिविलाइजेशन होगा ना दोनों के बीच में। दोनों में भारी अंतर है। तो ग्रामीण सभ्यता कबीलाई सभ्यता है और ये नगरीय सभ्यता है उत्कृष्ट। विश्व व्यापार हो रहा है यहाँ पे, यानी कि भारत से व्यापार हो रहा है तो विश्व का अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो गया ना। यहाँ पे गाय हमारी माता है, इसके आगे कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पे राजा का कंसेप्ट मिल रहा है। और ये अचानक से संस्कृत कहां से सीखे? फिर ये बताओ कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि विलुप्त हो गई, इन्होंने अचानक से नदी पार करके दूसरी लिपि सीख ली? संभव नहीं है ना। इसीलिए हम ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल जब पढ़ते हैं तब ये नहीं बोलते कि हड़प्पा सभ्यता की पृष्ठभूमि पर विकसित हुआ, नहीं बोलते ना। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ते हैं तब ये जरूर बोलते हैं कि ताम्र पाषाण पृष्ठभूमि पर ये विकसित हुई, क्योंकि ताम्र पाषाण में नगरीय सभ्यता नहीं थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और धीरे धीरे नगरों का निर्माण हुआ और उसके अंतर्गत हमें जो एक बीच में कॉमन नगर मिलता है वो है मेहरगढ़, पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान के अंतर्गत स्थित एक ऐसा नगर है जहां से सबसे पहले खेती के प्रमाण मिले, जो ताम्र पाषाण पृष्ठभूमि के अंदर पाया गया ताम्र पाषाणिक या नव पाषाण कालिक नगर है।
और वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। हड़प्पा सभ्यता में भी मेहरगढ़ से खेती के प्रमाण मिले हैं, ताम्रपाषाण सभ्यता में भी मेहरगढ़ से खेती के प्रमाण मिले हैं, यानी कि वो दोनों सभ्यता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता से नहीं जुड़ी है, पर्याप्त अंतर है। पिक्चर में ये पूरा जो है ना कंसेप्ट बिगाड़ दिया गया। खैर वो पिक्चर की बात थी, अलग थी, ठीक। तो इसके पतन के एक कारण जो बताया जाता है, जिसे कुछ लोग सर्वमान्य कारण भी मानते हैं, और वो है बाढ़। इसके अलावा जो मूवी में बताया गया था वो था एक प्रशासनिक युद्ध, कि राजा जो था वो निरंकुश हो गया था, भ्रष्ट हो गया था, प्रजा पर अत्याचार कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में प्रजा ने विद्रोह किया, मारकाट मचा दी, सब आपस में मर गए, निबड़ गए, कोई नहीं बचा। ऐसा संभव है? नहीं है। तो ये सर्वमान्य कारण नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि युद्ध हुआ, उसी समय बाढ़ आई, तो जो बचे वो बाढ़ में बह गए। तो ऐसा माना जा सकता है कि बाढ़ ने भी देख लिया होगा, चलो लड़ रहे हैं, अपन भी चलते हैं, जो बच जाएगा उसको टारगेट करेंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में बाढ़ सर्वमान्य कारण है। फिर निष्कर्ष रूप में कहेंगे तो हड़प्पा सभ्यता ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि पर विकसित अभी तक की सबसे उन्नत सभ्यता थी, जिसमें सामाजिक दृष्टिकोण में महिलाओं का उच्च स्थान था। आर्थिक रूप से ये समाज जो था वो कृषक नहीं बल्कि कृषक, पशुपालक और व्यवसायिक तीनों प्रकार के लक्षण रखता था। राजनीतिक रूप से देखें तो राजा प्रजा के बीच में मधुर संबंध होते थे। ये एक प्रकार का लोकतांत्रिक समाज था, इसमें गणतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते। ठीक, बच जाता है तुम्हारी कला संस्कृति धार्मिक स्थिति। तो यहाँ पे कला संस्कृति के रूप में देखें तो वस्त्र साधारण रूप से होते थे, रंग बिरंगे होते थे। महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार वस्त्र पहनने की आजादी थी, पुरुषों को अपनी इच्छा के अनुसार वस्त्र पहनने की आजादी थी। पैंट शर्ट के नहीं बल्कि धोती कुर्ते के ही यहाँ पे प्रमाण मिलते थे। यही लिखने, हाँ यही लिखने हैं। एक अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो पिक्चर की नंबरिंग स्टार्ट हुई है। यही पॉइंट लिखना है, आगे लिखे हुए मिलेंगे भी, यही लिखने हैं और यही याद करने हैं, जिससे व्यवहारिक रूप से दिमाग में बैठ जाए, आंसर भी व्यवहारिक हो, नंबर भी अच्छे मिले। बोलो सर, ये जो चीज अपन पढ़ रहे हैं, आपने को जो चीज पता है, ये चीज अपने हिसाब से है, उन्होंने जो लिखा वो चीज तो पढ़ ही नहीं पाए। हाँ सही बात है। जैसे कि हमने एक कांस्य नृत्य की मूर्ति देख ली, तो हमने देखा कि ये मूर्ति पूजक थे, लिख दिया हमने, आप अपन पढ़ रहे हैं, वो कुछ भी हो, है ना। हाँ सही बात है। ये हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त जो पुरातात्विक प्रमाण है, उन्हीं प्रमाणों के आधार पर ऐतिहासिक जो विद्वान इतिहासकार जो थे, उनके द्वारा बताई हुई चीजों का ही विश्लेषण अध्ययन कर रहे हैं अपन। उस समय वास्तविक क्या स्थिति थी किसी को नहीं मालूम, क्योंकि उस लिपि को पढ़ने में किसी ने सफलता प्राप्त नहीं है। तुम जाओ लिपि पढ़ना सीख जाओ, फिर तुम बताओ कि सर गलत बोल रहे थे, ये सही है, मेरी वाली किताब पढ़ो, तो तुम्हारी किताब पढ़ गए तो सही पढ़ाने लग जाएंगे। ठीक, यस, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बाद खोजा गया नगर है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो जैसे इसमें आएंगे अभी, मोहनजोदड़ो हुआ, हड़प्पा हुआ, लोथल हुआ, कालीबंगा हुआ, ठीक है, धौलावीरा हुआ, बनमाली हुआ, मांडा हुआ और सुतकांगेडोर हुआ, बेमावाद हुआ। ऐसे तमाम नगर हैं, एक एक करके सारे नगर आएंगे। अभी हमने ये देखा है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, कहां तक फैली हुई है, क्या इसकी विशेषता है, क्या हमको इसमें पढ़ना है। समझ हो गया क्या? तो दूसरे पे आते हैं। तो ये है हमारा हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र। ये जो आपको डार्क दिखाई दे रहा है हरे रंग का, ये जो हरे रंग की आपको स्थिति दिखाई दे रही है, ये है आपका हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र। इतना सही, वो तो जूम करेंगे ना तो क्षेत्र बढ़ जाएगा। लगभग इतना क्षेत्र ये है हड़प्पा कालीन क्षेत्र। परिचय, काल निर्धारण, खोजकर्ता, अन्य नाम और मध्यकालीन समकालीन सभ्यताएं, इन पे अपने को चर्चा करनी। ये आपको नोट करने हैं, ये आपको लिख के आने हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता का अगर परिचय पूछा जाता है तो ध्यान से इसको याद कर लेना, यही वहां पे चिपका के आ जाना, नंबर 2 में से 2 ही मिलेंगे।
ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विकसित विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता। क्रम से सारी चीजें सेंटेंस वाइज एक लाइन में खत्म होने वाली चीजें। लास्ट में लगाओ है तो तुम्हारी इच्छा, क्योंकि स्टूडेंट को जब तक है नहीं दिखता ना, उसको ना वो किक नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं मिलती, तो इसलिए लास्ट में है लगा दो। तो क्या है हड़प्पा सभ्यता? पढ़ के बोलो। ऑनलाइन वालों को सुनाई देना चाहिए कि क्लास में कुछ मुर्गे बोल रहे हैं, मुर्गे के साथ मुर्गियां भी बोल रही हैं। बताओ, हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर कोई पूछ दे तो क्या बोलोगे? भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विकसित विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। समझ में आई? इनमें से एक भी शब्द का अर्थ जो नहीं समझ में आया हो। भारतीय उपमहाद्वीप का अर्थ पता है? तुम्हारे राजकुमार सर ने पढ़ाया है। ये नहीं बोलना कि नहीं पढ़ाया है, ये मैं बोल सकता हूँ कि पढ़ाया है, क्योंकि इस पे एक रील्स बन चुकी है, वो मैंने परसों देखी है। भारतीय उपमहाद्वीप क्यों? क्योंकि ये जो आपका हिमालय है, ये हिमालय का जो रीजन है वो भारत को एशिया से थोड़ा पृथक करता है, इसलिए इसको उपमहाद्वीप बोलते हैं। यही कारण बताया था ना? हाँ, इसलिए ये भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है, क्योंकि ये जो है आपका, ये देखो इसमें बड़ा क्षेत्र दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ से हिमालय से ये वाला जो रीजन है, ये हिमालय रीजन जो है इसको दो भागों में बांट देता है। तो ये वाला जो हिस्सा है भारतीय उपमहाद्वीप, और यहीं पे ये स्थित है आपका। तो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित, वो भी भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम, नहीं गलत हो जाएगा, भारत का कोई महाद्वीप नहीं है। एशिया महाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है ना। तो ये हो गया तुम्हारा पश्चिमोत्तर, है ना। महाद्वीप मत लिख देना, महाद्वीप तो एशिया है ना। तो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विकसित विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता, जिसका निर्माण ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर हुआ, उसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, जिसकी खोज दयाराम साहनी नाम के भारतीय विद्वान ने 1921 में की रेलवे खुदाई के दौरान, और इसका मेन लीडर जो था वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में संबंधित था, जॉन मार्शल। समझ में? 2 नंबर का प्रश्न आएगा, एज इट इज चेप देना, ठीक है। काल निर्धारण के बारे में देखो 3 सोर्स अपन ने दिए हैं, 3 में से जो याद रह जाए एक याद कर लेना, ठीक है। जॉन मार्शल बताते भैया 3250 से 2750। कुछ लोग बोलते हैं तब तक तो चालू भी नहीं हुआ था, कहां से पढ़ के आया? उसने भी कार्बन डेटिंग की होगी, कुछ अपना हिसाब किताब लगाया होगा। तो जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 बीसी, ठीक। इसको कोई मान्यता नहीं देता। नहीं, समझे नहीं। काल निर्धारण जो है कार्बन डेटिंग के अनुसार एक ही आएगी, है ना। लेकिन इन्होंने जिन प्रमाण को प्राप्त किया होगा खुदाई के दौरान, उनकी कार्बन डेटिंग की होगी तो और पुराने आ गए होंगे। हो सकता है वो नवपाषाण से संबंधित हो, इनने हड़प्पा से संबंधित समझ के मान लिए होंगे। क्योंकि मुझे तो एक चूड़ी मिली, अब वो चूड़ी पे थोड़े में लिखा है हड़प्पा सभ्यता, है ना। अब उसी सिमिलर चूड़ियां मुझे कालीबंगा से मिल रही हैं, तो मैंने बोला कि ये चूड़ी कालीबंगा की चूड़ी से संबंधित हो। कालीबंगा हड़प्पा कालीन नगर है, और इस चूड़ी के जो कार्बन डेटिंग के हिसाब से अपन आयु देखते हैं तो 3000 साल पुरानी है बीसी में, और कालीबंगा के अन्य प्रमाण देखते हैं तो ज्यादा 2300 साल पुराने हैं। तो कि इस चूड़ी के आधार पर अपन ये कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता पूरी 3000 वर्ष पुरानी है। कहने वालों ने कह दिया, मानने वालों ने नहीं माना, ठीक। तो इस हिसाब से केवल मार्शल के अनुसार, जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का समय 3250 से 2750 है, जिसको सर्वमान्य मान्यता नहीं है। आप याद नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा पूछ लेगा हड़प्पा कालीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जॉन मार्शल के अनुसार समय निर्धारित किया गया। अब ऐसी स्थिति में यही 3 ऑप्शन है, तो आपको यही टिक करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अनुसार पूछा है। 2 नंबर में पूछ दे हड़प्पा सभ्यता का मार्शल के अनुसार काल निर्धारण लिखिए,
तब आपको ये लिखना पड़ेगा, भले ही मान्यता प्राप्त हो या ना हो, है ना, फैक्चुअल हो जाएगा। तो ये है। मार्टिन व्हीलर, ये भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख विद्वान है। ये मानते हैं 2500 से लेके 1500 BC, ज्यादा हिसाब किताब नहीं रखते हैं। ये बताते हैं मोटे मोटे तौर पे कि हड़प्पा सभ्यता ताम्र पाषाणी भूमि से धीरे 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 बनने लगी थी, और हड़प्पा सभ्यता धीरे 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 खत्म होने लगी थी, वैदिक सभ्यता बनने लगी थी। ठीक है, तो धीरे धीरे वाले समय में 250 साल पहले के जोड़ लिए, 250 साल बाद के जोड़ लिए। एक दिन में तो खत्म नहीं हो जाएगी, जैसे पिक्चर में बताया कि बाढ़ आई, खत्म, गाय हमारी माता है, दूसरी सभ्यता शुरू होगी। बीच में हड़प्पा सभ्यता में गाय के प्रमाण नहीं मिल रहे हैं, वैदिक सभ्यता में गाय को माता माना जा रहा है, इतना बड़ा वेरिएशन तो नहीं हो सकता, है ना। तो ये मानते हैं मार्टिन व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ज्यादातर किताबों में आपको यही समय मिलेगा, और एग्जैक्ट जो समय है वो है कार्बन डेटिंग के अनुसार, रेडियो कार्बन C14 के अनुसार ये जो समय है वो सर्वमान्य समय है, इसको कोई नहीं नकारता। तो कम से कम दूसरा और तीसरा वाला जो पॉइंट है वो हमें याद करना पड़ेगा, और याद करने के बाद एज इट इज लिखना पड़ेगा। वो एग्जैक्ट बताया कि इस दौरान हड़प्पा सभ्यता, इन 500 वर्षों में हड़प्पा सभ्यता इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र में फल फूल रही थी, इसके आगे पीछे ये सभ्यता के प्रमाण नहीं मिलते। हाँ, इन्हीं 500 वर्षों तक ये सभ्यता रही, और इन 500 वर्षों के पश्चात और पहले ये सभ्यता के मुख्य रूप से प्रमाण नहीं मिलते। हाँ, क्योंकि कोई भी सभ्यता एक दिन में स्टार्ट नहीं हो सकती। खत्म ऐसे होती है, जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है सोहन लाल। क्या नाम है? इनके पुत्र का नाम है मोहनलाल। इनके पुत्र का नाम क्या है? सोहनलाल। और जो इनके पुत्र मोहनलाल, ये आज से 2000 साल या 1000 साल पहले की स्थिति, 2000 छोड़ो, 1000 साल पहले की स्थिति है। 1000 साल पहले की स्थिति में प्योर पितृसत्तात्मक समाज के अंतर्गत पुत्र की क्षमता नहीं होती थी कि पिता के आगे कुछ बोल दे। पिताजी ने बोल दिया, वही अंतिम और सर्वमान्य हो गया। पिताजी ने बोला, जाओ शादी हो रही, फेरे पे बैठो। ये बोलेगा, पापा मैं किसी और से प्यार करता हूं, बोलेगा ये? नहीं बोलेगा। अंदर ही भावनाएं मर जाएंगी, चाहे उसका नाम भावना हो या ना हो। भावना की भावना भी मर गई होगी जब इसने खड़े होके फेरे पे बैठ गया होगा, और वचन भी दिए होंगे, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। फिर उसको कैसा भी फील हुआ। फिर ये समय बदला थोड़ा, ठीक। अब हम आ गए हैं 1000 साल बाद 2000 में, ठीक। अब यही सोहनलाल मोहनलाल का जो लड़का है उसका नाम है रोहनलाल। क्या नाम है? रोहनलाल। अब रोहनलाल को किसी ने रोहनलाल बोला, इसको चिढ़ आती होगी, मेरा नाम केवल रोहन है, लाल वाल मत बोला करो। अब एडवांस जमाना हो गया है। अब इस एडवांस जमाने में मोहनलाल इसको बोलेंगे कि तुमको बड़े होके पायलट ही बनना है। बोले, पापा मैं पायलट नहीं बनूंगा, मेरे को तो ट्रेन का ड्राइवर बनना है। आई लाइक ट्रेन नॉट प्लेन, क्योंकि ट्रेन का एक्सीडेंट होगा मैं कूद जाऊंगा, प्लेन का एक्सीडेंट हुआ मैं कूदा तो कहीं ना कहीं झाड़ियों में अटक जाऊंगा, मरना वैसे ही है। बट मैं उसकी इच्छा, अब वो अपनी इच्छा फॉलो करना चाहेगा। तो समाज के अंतर्गत जो संस्कृति है, जो पारिवारिक संबंध है, वो धीरे 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 परिवर्तित होते हैं। समाज संस्कृति धीरे धीरे आसपास के माहौल के अनुसार चेंज होती है, और जैसे जैसे सूचना तंत्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे समाज संस्कृति बदलती जाती है। जैसे जैसे अब हमारे भारतीय समाज में मुस्लिम संस्कृति आके मिली, हमारे समाज में यूनानी सभ्यता आके मिली, हमारे समाज में और अन्य देशों की सभ्यताएं आके मिली। मिलने के बाद समाज में अब परिवर्तन देखा गया।
एक मिश्रित संस्कृति, मिश्रित सभ्यता का विकास होने लगा। उनके लक्षण हमने स्वीकार करे, हमारे लक्षण उनने स्वीकार किए, एक नई सभ्यता का आगे चल के विकास हुआ, यानी कि सूक्ष्म परिवर्तन देखा गया। यही धीरे धीरे 100, 150, 200, 500 साल के अंतर्गत अगर हम इस समाज की और इस समाज की तुलनात्मक स्टडी करेंगे तो इस समाज से ये समाज भिन्न मिलेगा। इस समाज में जो लक्षण होंगे, जो विशेषताएं होंगी, इनसे भिन्न होंगी। तो मार्टिन व्हीलर जो कह रहे हैं वो धीरे धीरे समाज के परिवर्तन की स्थिति को बता रहे हैं। समाज एक दिन में नहीं बदलता, क्रांति एक दिन में लाई जा सकती है, लेकिन क्रांति के बीच लंबे समय से बोए गए होंगे, ये अवश्य है। एक दिन में व्यवस्था बदलती है, समाज नहीं। तो मार्टिन व्हीलर का अपना अलग मानना है, लेकिन परीक्षा में ये सर्वमान्य मत जो है वो दोनों ही हैं। अधिकांश किताबों में आपको ये वाला देखने को मिलेगा, अधिकांश किताबों में आपको ये वाला देखने को मिलेगा, ये वाला जो है वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि J.L. मार्शल के नेतृत्व में सभ्यता का विकास और खुदाई वगैरह हुई थी, इसलिए उनका प्रमाण लिखना जरूरी था, तो लिख दिया। तो यहाँ पे हमने मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता की बेसिक बातें समझ ली हैं। हड़प्पा सभ्यता को फिर से कल यहीं से स्टार्ट करेंगे और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अब एडवांस चीजें आगे चलना चालू होंगी। प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट होंगे उन पे चर्चा करेंगे, और वो फैक्ट अगर मुख्य परीक्षा की स्तर पे इंपॉर्टेंट होंगे तो उसको किस तरीके से आपको आंसर लिखना है उस पर भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए, जय हिंद। इसकी पीपीटी में शेयर नहीं करूंगा क्योंकि कल जब पढ़ा दूंगा तब शेयर करूंगी, तो घर से रट के आओगे तो समझोगे। ठीक है।